ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये 500 क्वेश्चन में से क्वेश्चन है कि हम एक टारगेट लेकर चलेंगे 500 क्वेश्चन का। उसमें डेली मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करवाता रहूँगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया पहला, कि विच इज़ द फर्स्ट प्लांट ग्रोन ऑन इन द मून। तो पहला कौन सा प्लांट था जो मून के ऊपर भी देखा गया था, दैट इज़ द कॉटन था वो पहला। ठीक है, क्या था? कॉटन। सुनना ध्यान से। अभी कॉटन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और एग्जाम में बने हुए हैं कि वो कौन कौन से हैं। आपने याद रखना है, कॉटन की खेती को हम बोलते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन बोलते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। कॉटन की खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है दैट इज़ अ ब्लैक सॉइल, या रागुर सॉइल बोलते हैं उसको। ब्लैक सॉइल बोलते हैं या रागुर सॉइल बोलते हैं उसको, ब्लैक और रागुर सॉइल। ये कॉटन वगैरह में इंडस वैली लोगों के टाइम भी ये उगाया गया था, इंडस वैली। ये हिस्ट्री के रिलेटेड आ गया। और बाकी लिखा था मून। मून के बारे में अगर मैं बोलूँ कि मून की लाइट को अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि मून जो होता है ये आपको अर्थ के पास दिखता है। वो कितना पास दिखता है? 3,64,000। तब इसको बोलते हैं हम पेरिजी बोलते हैं, PERIGW, पेरिजी बोलते हैं तब इसको पास होता है। जब मून अर्थ से दूर होता है तब इसका डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है 4,06,000 किलोमीटर, 4,06,000 किलोमीटर। उसे बोलते हैं एपोजिया बोलते हैं तब, APOGEA, एपोजिया तब बोलते हैं इसको, एपोजिया। क्लियर? आगे देखो, आगे क्वेश्चन हमारा, हैबिटेट रिजल्टिंग फ्रॉम लावा फ्लो इज एन एग्जाम्पल। जी कहता है प्राइमरी सक्सेशन की एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले पहले हमें एक बेयर रॉक दिखती हैं, ठीक है, चट्टाने, फिर उसके ऊपर लाइकन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फिर छोटे छोटे और ग्रास उगती है उनके ऊपर, तो वो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्राइमरी सक्सेशन, इसका आंसर है। जो आप 10th वालों को पढ़ाते होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946। 1946 के मिशन प्लान की बात करें, उस टाइम कौन इसका मेंबर नहीं था? कौन इसका मेंबर नहीं था? तो इसको करने के लिए आपको पहले नंबर पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन प्लान आया कब था? 1946 में आया था। इसमें इसको भेजा था, किसने भेजा था वो भी लिखना पड़ेगा आपको। कैबिनेट मिशन को भेजा था क्लीमेंट एटली ने भेजा था, क्लीमेंट एटली ने भेजा था, क्लीमेंट एटली ने इसको भेजा था, CLEMENT, क्लीमेंट एटली ने भेजा था। 1946 में आया था। इसमें जो जो लोग थे वो पता कौन थे? पैथिक लॉरेंस से लिखा हुआ है, देख लो एक बार, देख लेना क्वेश्चन को। पैथिक लॉरेंस लिखा हुआ, स्टैफर्ड इक्रिप्स लिखा हुआ, AP अलेक्जेंडर लिखा हुआ है, लेकिन एक नहीं था, कौन? मोर्टाइमर विलन नहीं था। तो बाकी वाले नाम आपने याद रखने हैं, लिख सकते हो नाम को, गजा के नाम को लिख देना आपको, ठीक है। अब टाइम को बचाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4th क्वेश्चन, द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद वाटर मैन ऑफ इंडिया। कहता है कि कौन सा नाम इसमें से एसोसिएट करता है? वाटर मैन किसको बोलते हैं? वाटर मैन इंडिया का राजेंद्र सिंह को बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को बोलते हैं वाटर मैन। इंपॉर्टेंट है। इनको एक अवार्ड भी मिला था, मगसस्य अवार्ड, मगसस्य अवार्ड मिला था इनको, ये ध्यान रखना है। 2001 में मिला था मगसस्य अवार्ड, वाटर मैन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। और उसके बाद एक और ऑप्शन में लिखा है, जिस एक में एक और ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे कि बाबा आमते दिख रहा है। आप लोग, बाबा आमते कौन थे? इन्होंने लेप्रोसी, लेप्रोसी एक डिजीज होती है, ठीक है, लेप्रोसी से पीड़ित लोगों को एम्पावर किया था इन्होंने, ठीक है, उनको एक मोटिवेट किया था, अच्छे से एम्पावर किया था। एक है मैदा पाटकर। मैदा पाटकर जो है ना, ये कौन थे? मैदा पाटकर जो थे, मैदा पाटकर ये आप बोल सकते हो, ये थे, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। लिखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और 3 स्टेटों के अक्रॉस, वो कौन कौन सी थी 3 स्टेट? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये थे वो। उसके बाद जी जो नर्मदा मैंने आपको लिखवाया, आपसे कोई पूछे कि नर्मदा ये कहाँ से स्टार्ट होती है? अमरकंटक प्लेटो से स्टार्ट होती है नर्मदा। कहाँ स्टार्ट होती है? अमरकंटक प्लेटो से स्टार्ट होती है नर्मदा। उसके बाद जो
जो दिख रहा है आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में, ये बनाती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये बनाती है धुआंधार फॉल, बनाती है धुआंधार फॉल। हाँ नर्मदा नदी धुआंधार फॉल। लाइन चेंज कर करके लिखें। एक लिखो, जे विंध्यास और सतपुड़ा के बीच, विंध्यास बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा, ये बनाती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली लिखा, रिफ्ट वैली बनाती है। आगे इसके बाद और लिखना, एंड में जी जाके गिरती है अरब सागर में नर्मदा, अरब सागर, अरब सागर। और वहाँ पे जो बनाती है, बनाती नहीं है वहाँ पे एस्चुरी बनाती है, ESTUARIC एस्चुरी बनाती है वहाँ पे। लिखा एस्चुरी बनाती है। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आगे, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ना है, जहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। शायद बायो को दूसरे सेट भेजा मैंने आए, वो कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने सारे, कितने किए थे? सारे कर दिए थे। आज दूसरा सेट और भेजा मैंने, देखो जी कितने होते हैं, आपसे रीड करें इन क्वेश्चनों को। तो सेकंड MCQ को सेट आया। तो देखो आगे फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास कहता है pH फॉर ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए pH जो होता है वो कितना होता है? pH ड्रिंकिंग वाटर के लिए मतलब 6 to 8.5 होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में 6 to 8.5 नहीं दिया होगा, तो आप 7 लिख के आया ना, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, इसका pH लेवल 7 होता है ऐसे। पर जहाँ पे आपको कितना दिया है, जहाँ पे आपको दिया है 6 to 8.5, मैंने क्या बोला 7 भी आपको दिया हो सकता है, याद रखना। आगे साइलेंट वैली बिकेम नेशनल पार्क इन द ईयर। थोड़ा एक और pH के बारे में और याद रखना। pH का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। और pH की वैल्यू 7 से कम हो तो एसिड होता है, 7 से ज़्यादा हो तो बेस होता है, बेसिक। फिर क्वेश्चन है साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, ये आपको केरला में देखने को मिलता है, 1980 में देखने को मिला था केरला में। ठीक है, कहाँ? केरला में 1980 में। आपको कोई पूछे केरल को और क्या बोलते हैं? इसको स्पाइस सिटी भी बोलते हैं, केरल को स्पाइस सिटी बोलते हैं, केरल को स्पाइस सिटी। जहाँ पे आपको नेचुरल रबर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमारी स्टेटों में से, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी को अगर अच्छा करना हो तो हम उसको सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ? सल्फर के साथ। जब सल्फर के साथ उसको ट्रीट करते हैं तब उसको बोलते हैं हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन बोलते हैं उसको, वल्कनाइजेशन। फिर जहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ पे होता है? थाईलैंड में होता है, थाईलैंड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रबर थाईलैंड में होता है। उसको केरल में आपको मोनाजाइट सैंड देखने को मिलती है, मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड। जहाँ थोरियम वगैरह भी देखने को मिलता है आपको, थोरियम। थोरियम की और है पिच ब्लेंड, थोरियम की और है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। थोरियम की और है पिच ब्लेंड, ये लिखना है पिच ब्लेंड। उसके बाद यूरेनियम की भी और पिच ब्लेंड होती है, यूरेनियम की भी। यूरेनियम की जो माइन है जो आपको जादूगोड़ा माइन यानी कजाकिस्तान में देखने को मिलती है, जादूगोड़ा माइन उनको बोलते हैं, कजाकिस्तान में मिलती है वो। जो यूरेनियम डेटिंग होती है जो यूज करते हैं रॉक्स की एज फाइंड करने के लिए। यूरेनियम डेटिंग हम यूज करते हैं रॉक्स की एज फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द एज ऑफ द रॉक्स। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन है, कहता है 7th क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर मेजरिंग बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड शुड बी मेंटेन एट। कहता है कि कितने टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको मेंटेन करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब आ गया कि अगर ऑक्सीजन डिमांड अगर है, जैसे हम बोले हम पानी के अंदर अभी रह रहे हैं, हमें ऑक्सीजन डिमांड अगर है, इट मीन पानी में ऑक्सीजन कम है, तभी तो डिमांड है हमें। तो इस तरह से जीव जंतुओं को भी क्या होता है? ऑक्सीजन डिमांड चाहिए होती है। आगे है 8th क्वेश्चन फिर हमारा, कहता है कि रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस जो होता है
इसमें नेगेटिवली चार्ज एमिटेड जो बीटा पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, जो आप साइंस स्टूडेंट हो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि जिसमें से अल्फ़ा बीटा और गामा रे निकलती हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा रे कैरी करती है पॉजिटिव चार्ज, बीटा रे कैरी करती है नेगेटिव चार्ज, और गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी ने, हेनरी बैकवेल आता है, हेनरी ने इसको डिस्कवर किया था, हेनरी ने इसको डिस्कवर किया था। और जहाँ पे जो लिखा था इसके लिए आंसर आना है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड बीटा मैंने बताया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। 9th क्वेश्चन है इन गामा रे एमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस क्या होता है उस टाइम हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 9th वाला क्या कह रहा है, क्या आंसर है 9th वाले का। तो गामा पार्टिकल के ऊपर चार्ज तो होता ही नहीं है, ठीक है। नो चार्ज आना चाहिए, नहीं आना है तो नो चार्ज इन द प्रोटॉन नंबर है न्यूट्रॉन नंबर। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो इट मीन्स प्रोटॉन भी नहीं होंगे, न्यूट्रॉन नहीं होंगे, 0 होता है उसमें गामा में, बट अल्फा में नहीं होता ऐसा, बीटा में नहीं होता ऐसा। आगे क्वेश्चन नंबर 10th देखो। 10th है कि कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है अडल्ट मैन में। जब क्वेश्चन आ गया दैट इज लीवर बोलते हैं उसको, लीवर। आगे 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर देखो ऐसे लिखा हुआ पैनक्रियास के बारे में मैंने बताया था एक दिन आपको। बग्गा बटूर भगतपुर भी नहीं है, भगवतपुर प्रोजेक्ट इज फॉर ब्रीडिंग। ये किसकी ब्रीडिंग के लिए है, दैट इज मार्च क्रोकोडाइल के लिए है, मार्च क्रोकोडाइल। इसको ये याद रखना है, इसके लिए इतना है नहीं कुछ मैं क्या बोलूँ उसके लिए। बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप विद जीन ट्रांसफर फ्रॉम। बीटी कॉटन, बीटी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस, बैसिलस BACILLUS बैसिलस थ्योरेंजिस THEORENGES थ्योरेंजिस। ठीक है जी। क्या होता था, बीटी कॉटन इनको बैक्टीरिया खा लेते थे, बैक्टीरिया से बचाने के लिए जब बीटी कॉटन आया तो ये करता था मतलब पैस रेसिस्ट, फिर इनके ऊपर अटैक नहीं होता था, ठीक है। ये काम था बीटी कॉटन का, ताकि कोई इनके ऊपर अटैक ना करे। कोई जैसे हम बोले हमारे कपड़े हैं कोई कीड़े वगैरह लगे हुए हैं तो हम अगर कोई बीटी कॉटन बोल दें तो उससे क्या होगा, वो बचाएंगे, फिर कोई कीड़े वगैरह लगेंगे नहीं हमारे कपड़ों को। आगे जहाँ पे वायरस भी लिखा हुआ है, वायरस की बात करते हैं। वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं। और टोबैको मोसैक वायरस पहली बार फाउंड हुआ था, टोबैको मोसैक वायरस फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ था, टोबैको मोसैक वायरस। बाकी फंजाई और अलगाई की बात करते हैं। अलगी की मैंने आपको बताया था। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, याद है, भूल गया। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, MYCO माइकोलॉजी। अलगी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी। याद रखें, भूलना नहीं चाहिए। आपको याद होगा, मैं और पूछूँ अगर आपको, जो कल भी पूछा था मुझे, लाइकन क्या होता है सर, ठीक है। अगर मैं पूछूँ कि फंगस प्लस अलगी की बात करूँ, अगर मैं दोनों से मिलकर क्या बनता है, लाइकन। लाइकन अगर प्रेजेंट है एयर में तो उसका क्या मतलब होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है। और लाइकन एब्सेंट हो तो एयर पोल्यूशन होता है, सल्फर एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसमें से मैच करना हमने। एपीकल्चर की बात करते हैं, एपीकल्चर हनी बी से रिलेट करता है, बिल्कुल ठीक है। पेसिकल्चर की बात करते हैं, पेसिकल्चर फिश से रिलेटेड होता है, फिश से रिलेटेड होता है। उसके बाद फिश के लिए आता है ब्लू रेवोल्यूशन आता है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए। सेरीकल्चर सिल्क से रिलेट करता है, सेरीकल्चर, ये सी वाला गलत है यहाँ पे, सेरीकल्चर सिल्क से रिलेट करता है। बाकी आगे एक्वा कल्चर जो फिश ब्रीडिंग से रिलेट करता है, एक्वाकल्चर देखो, एक्वाकल्चर फिश ब्रीडिंग से रिलेट करता है। इसके बाद इंसेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी बोलते हैं इंसेक्ट की स्टडी को, एंटोमोलॉजी, ENTO एंटोमोलॉजी। और फिश की स्टडी को बोलते हैं इक्थोलॉजी, IKTHO, इक्थोलॉजी बोलते हैं। फिश की स्टडी को बोलते हैं इक्थोलॉजी। और फिश के लिए मैंने बता दिया ब्लू रेवोल्यूशन।